जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। यह मेरे विश्व इतिहास का सीरीज का 31वां वीडियो है और आज का टॉपिक है चीन, जिसके अंतर्गत हम लोग प्रथम एवं द्वितीय अफीम युद्ध का अध्ययन करेंगे। इसके अलावा हम लोग पद टाइपिंग एवं बॉक्सर विद्रोह का भी समझ विकसित करेंगे और चीन में जो घटित हुई क्रांति 1911 और 1949 के बारे में हम लोग समझ अपना विकसित करेंगे। इसके अलावा अंत में हम लोग चीन के क्रांति का महत्व के बारे में भी पढ़ेंगे। चीन जो है एशिया महादेश का सबसे महत्वपूर्ण देशों में से एक है। ये भारत का पड़ोसी एवं सीमावर्ती देशों में से एक है। भारत और चीन के हित एक दूसरे से सधते हैं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होने के साथ साथ व्यापार के मामलों में ये सहयोगी भी होते हैं। इसलिए आज के अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को समझने के लिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है। तो इसलिए आइए हम लोग थोड़ा सा चीन के संबंध में कुछ बेहतर अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं चीन के संबंध में। चीन जो टॉपिक है जिसके अंतर्गत हमने बताया कि प्रथम एवं द्वितीय अफीम युद्ध का अध्ययन करेंगे। इसके अलावा टाइपिंग बॉक्सर विद्रोह, चीन की क्रांति जो 1911-1949 में हुई तथा चीन की क्रांति के प्रभाव का अध्ययन करेंगे। इसके अलावा हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रथम द्वितीय अफीम युद्ध, फर्स्ट एंड सेकंड ओपियम वार। अब चीन की स्थिति को हम लोग थोड़ा सा ज्योग्राफिकल एरिया को देखें तो चीन का जो ज्योग्राफिकल एरिया बहुत बड़ा है। चीन का जो नॉर्थ वाला पार्ट है यानी कि उत्तरी भाग में रसिया है, ईस्ट पार्ट में प्रशांत महासागर है, पूरा का पूरा पूर्वी भाग प्रशांत महासागर से घिरा हुआ, और साउथ जो नीचे वाला पार्ट है भारत के साथ इसकी सीमा लगती है। नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र के साथ साथ अगर ऊपर बढ़ते जाएँ तो जम्मू एंड कश्मीर तक इसकी सीमा भारत की सीमा से लगती है। यानी कि कुल मिलाकर कहें तो 4000 किलोमीटर की सीमा भारत और चीन एक दूसरे से शेयर करते हैं, साझा करते हैं। और जनसंख्या घनत्व के मामले में चीन हमसे बेहतर है। आज वर्तमान में हम बात करें तो हम चीन से जनसंख्या के मामले में आगे निकल चुके हैं। भारत विश्व का प्रथम देश है जिसके पास सबसे अधिक जनसंख्या है, लेकिन इसके बाद चाइना है। लेकिन हम लोग देखेंगे कि जनसंख्या घनत्व के मामले में, प्रति व्यक्ति जनसंख्या घनत्व की बात करें तो जनसंख्या घनत्व के मामले में चीन हमसे बेहतर है। इतिहास पर नज़र दौड़ाएं तो द्वीपीय देश जापान जिस तरह से दुनिया से कटा हुआ था, उसी तरह चीन सन 1800 तक पूरी दुनिया से अलग था, पूरी दुनिया के मामलों से बिल्कुल अलग था और अपने आप में व्यस्त रहा करता था। तो 1800 एडी से पूर्व चीन विश्व से अलग कटा हुआ था। सन 1700 एडी तक ये अपने साम्राज्य को दैवीय साम्राज्य मानते थे। अगर साम्राज्य को अगर दैवीय साम्राज्य मानेंगे तो वहाँ के जो सम्राट होंगे देवता का प्रतिनिधि मानते थे अपने आप को। इसलिए ये जो चीन का जो साम्राज्य था अपने आप को सुपीरियर मानता था और जो दूसरे साम्राज्य थे एवं अन्य देशों के जो समाज थे उनको बर्बर समझते थे, यानी कि बारबेरियंस हुआ करते थे, जिसे चीनी भाषा में बारबेरियंस को हु कहते हैं। उसके अलावा जो देवीय समाज है चीनी भाषा में उसको चुंग क्यू कहते हैं, डिवाइन एम्पायर को चुंग क्यू कहते हैं। इसके बाद देखेंगे कि चीन की तुलना में जापान अपने दरवाजे तीव्र गति से खोलने लगे। चीन से पहले जो जापान था अपने दरवाजे खोलने लगे, विदेशियों का जापान में आगमन होने लगा और अपने छात्रों को जापान दूसरे देशों में भेजा करता था ताकि वहाँ से टेक्निकल नॉलेज लेकर आए और हमारे देश को विकसित करे औद्योगिक मामलों में, इंडस्ट्रीज के मामले में। इस कारण से क्या हुआ कि जो जापान था चीन की तुलना में जल्दी ही औद्योगिकृत राष्ट्र बन गया और आधुनिक राष्ट्र बन गया। उसके बाद चीन भी अपने छात्रों को जापान पढ़ने के लिए भेजा था ताकि वो भी वहाँ से कुछ टेक्निकल नॉलेज लेकर आएँ और अपने आप को औद्योगिकृत एवं आधुनिक राष्ट्र बनाएं। 1860 एडी तक अफीम युद्ध चला। अफीम 2 युद्ध होते हैं। अब देखिए कि 1800 एडी तक चीन जो था पूरी दुनिया से कटा हुआ था, लेकिन 1860 एडी तक आते आते यहाँ पर चीन में 2 अफीम युद्ध हो जाते हैं और ये जो 2 अफीम युद्ध होते हैं चीन को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, हम बारी बारी से देखेंगे वो युद्ध क्या थे। 1800 एडी के शुरुआत में विदेशियों का दबदबा बढ़ना शुरू हो जाता है चीन पर। 1773 एडी में भारत में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को अफीम का व्यापार चीन के साथ करने की अनुमति मिल गई। ईस्ट इंडिया कंपनी चीन में व्यापार शुरू कर दिया। उस समय भारत में काफ़ी अफीम हुआ करते थे और यहाँ से उठाकर वो चीन में बेचना शुरू कर दिया। चीन का सामंत वर्ग जो भी था, अभी तक हुक्का जो पीते थे उस समय तंबाकू भर के पिया करता था चीन का जो भी सामंत वर्ग था। लेकिन बाद में जब अफीम का व्यापार होने लगा तो हुक्के में अफीम भर के पीने लगे और अफीम का नशा एक अलग ही होता है। और इस कारण से क्या हुआ कि वो लोग ये अफीम का अभ्यस्त होने लगे और कोई चीज़ों को कोई व्यक्ति अभ्यस्त हो जाता है तो उससे मनमाना
दाम वसूला जा सकता है। जिसे शुरुआत में आप देखेंगे कि जियो कंपनी ने फ्री में डेटा उपलब्ध कराया और फिर बाद में अपने मनमाने ढंग से मोनोपोली स्थापित करते हुए अन्य छोटी छोटी कंपनियों को बंद करा दिया या बंद होने के कगार पर हैं और मनमाने ढंग से डेटा का पैसा वसूलता है। तो वहीं लत किसी चीज़ की लग जाती है तो आप मनमाने ढंग से उसका दाम वसूल कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे कि 1840 AD तक चीन में अफीम का व्यापार 10 गुना बढ़ गया, क्योंकि लोग आदी हो चुके थे। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो था लाभ बढ़ने लगा। यह लाभ का सौदा था अफीम का व्यापार करना। चीनियों में अफीम की लत को देखते हुए जो चीनी जो थे अफीम के अभ्यस्त हो चुके थे, उसको देखते हुए वहाँ के जो राजवंश था मंचू या मांचू वंश चिंतित रहने लगा। इससे चीन की जो सरकार थी मंचू या मांचू वंश चिंतित होने लगी, अफीम पर ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रतिबंध करना चाहती थी। इसके बाद देखा कि 1939 को चीन ने एक अधिकारी भेजा, लिन सेत्सु को नियंत्रित करने के लिए भेजा। अफीम को ईस्ट इंडिया कंपनी से सौंपने को कहा। इस तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी 20,000 पेटियाँ सौंप दी और जो भी अधिकारी थे चीन की सरकार थी इन अफीम की 20,000 पेटियों को नदी में बहाकर नष्ट कर दिया। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसकी शिकायत महारानी से की थी। हालांकि हम लोग जानते हैं कि ब्रिटेन जो था अन्य देशों की तुलना में, जो फ्रांस हॉलैंड थे उनकी तुलना में अपने उपनिवेश के प्रति नरम नज़रिया अपनाते थे, किंतु यहाँ पर देखेंगे कि मानवीय और लोकतांत्रिक बात करने वाला जो ब्रिटेन था यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसका अभाव था यहाँ दिखता है। कहते हैं कि चीन के लोग कहते हैं कि चीन के राजदूत जब वहाँ महारानी के पास गए तो उन्होंने कहा कि आपके देश में ब्रिटेन में अगर अफीम बैन है तो हमारे यहाँ क्यों चालू किया है। तो एक तरह से वो जो ब्रिटेन था कि ब्रिटेन की जो कंपनी थी ईस्ट इंडियन कंपनी लाभ कमाने के लिए अफीम का व्यापार चीन से करती थी। तो इन सब चीज़ों का अभाव वहाँ दिखता है। एक घटना होती है कि अंग्रेज नशे में एक चीनी की हत्या कर देता है। चीन के लोग जो थे हथियारे को सौंपने को कहा, जो अंग्रेज थे वो अंग्रेज हथियारे को सौंपने को कहा। अंग्रेज इससे इनकार कर दिए। इससे क्या हुआ कि तनाव बढ़ता चला गया। तनाव बढ़ने के कारण ब्रिटिश पीएम अपने जहाज़ चीन भेजे एवं युद्ध शुरू हो गया। जो ब्रिटिश पीएम थे अपने जहाज़ चीन भेजे, कहाँ से? भारत से, क्योंकि भारत से नज़दीकी थे। उसके बाद देखेंगे कि 1839 में युद्ध शुरू हुआ और 1842 में युद्ध खत्म हो गया। यहाँ पर ब्रिटिश की जो शक्तिशाली सेना थी चीन के जो परंपरागत सेना थी उसको हरा दिया और चीन पराजित हुआ। 1842 में अपमानजनक संधि की गई। जो युद्ध प्रथम अफीम युद्ध था 1839 से 1842 के बीच में चला और 1842 में एक चीन के साथ अपमानजनक संधि की जाती है जिसे नानकिन की संधि कहते हैं, ट्रीटी ऑफ नानकिंग। इसको याद कर लीजिएगा। इसके अंतर्गत ब्रिटेन के लिए कैंटन बंदरगाह के अलावा 4 बंदरगाह और खोल दिए गए। इसके अलावा हांगकांग द्वीप को ब्रिटेन को सौंप दिया गया। उसके अलावा चीनी व्यापारी संगठन कोहोंग को भंग कर दिया, COHONG को भंग कर दिया गया। उसके बाद ब्रिटिश नागरिकों पर कोई भी मुकदमा ब्रिटिश कानून की तरह चलाया जाएगा। यानी कि चीन में कोई ब्रिटिश नागरिक अगर घटनाएं करता है या अपराध करता है तो उस पर जो मुकदमा चलेगा ब्रिटिश कानून के अंतर्गत चलेगा, ना कि चीनी कानून के अंतर्गत। इसके बाद चीन को 20 करोड़ 40 लाख डॉलर युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में ब्रिटेन को देना पड़ा। इसके अलावा यदि चीन अपने यहाँ किसी दूसरे देश को सुविधा देता है तो वो सुविधा ब्रिटेन को स्वतः मिल जाएगा। इस समय तक आते आते USA फ्रांस चीन में अपने व्यापारिक हित देखने लगे थे। अगर चीन USA और फ्रांस को कोई भी अगर सुविधा प्रदान करता है तो वो सुविधा स्वतः बिना दिए ही ब्रिटेन को प्राप्त हो जाएंगे। इस संधि के अंतर्गत हम देखेंगे कि जो ये युद्ध हुआ था अफीम को लेकर हुआ था और अफीम पर इस संधि में कोई चर्चा नहीं की गई। इस तरह से हम देखेंगे कि इतनी जितने शर्तें थी, नानकिन की शर्तें थी, इससे चीन जो था ब्रिटेन का अर्ध उपनिवेश बन के रह गया। ठीक है। चौदह वर्षों के उपरांत प्रथम अफीम युद्ध के 14 वर्षों के उपरांत 1856 में द्वितीय अफीम युद्ध की शुरुआत होती है और 1860 में द्वितीय अफीम युद्ध समाप्त हो जाती है। अफीम युद्ध का ये समयकाल रहा है। एक टाइपिंग विद्रोह अगले अध्याय में पढ़ेंगे। टाइपिंग विद्रोह अफीम युद्ध के समानांतर ही चलता है, लेकिन ये अफीम युद्ध द्वितीय अफीम युद्ध से पहले होता है 1850 से लेकर 64 के बीच में, क्योंकि नानकिन की संधि ने मांचू वंश की पोल खोल दी थी। मांचू वंश के विद्रोह में पूरे चीन में जगह जगह पर विद्रोह होने लगे थे। ठीक है। इस विद्रोह को दबाने के लिए मांचू वंश ने विद्रोहियों का सहायता लिया, जिसमें विद्रोहियों के अंतर्गत USA, UK और फ्रांस की विदेशी सेना मौजूद थी। इस वजह से क्या हुआ कि जब सहायता लिया गया तो सहायता लिए जाने के कारण चीन में विदेशियों का घुसपैठ शुरू हो गया था। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ से जो भी गरीब चीनी थे उनको मजदूर बनाकर USA में भेज दिया गया। आप USA में देखेंगे तो बहुत सारे चीनी नज़र
नज़र आएंगे और वहाँ के नागरिक बन चुके हैं। तो इसी समय वहाँ पर चीन भेजा गया था। जैसे कि भारत से बहुत सारे मजदूर को गिरमिटिया मजदूर कहते हैं, जिन्हें गुयाना, मॉरिशस, सूरीनाम इन जगहों पे भेजा गया था। इसी तरह यहाँ पर गरीब चीनी को भी यूएसए भेजा गया, जो आज वहाँ के नागरिक बन चुके थे। जो विदेशी सेनाएं थी यूएसए, यूके और फ्रांस मदद के बदले नानकिंग संधि में और छूट मांगना चाहते थे, लेकिन वहाँ के चीन की सरकार ने मना कर दिया। चीनी नहीं माने, जो अपना मांचू वंश था। इसके बाद क्या हुआ कि फ्रांसीसी पादरी को विद्रोह भड़काने में फांसी की सज़ा दे दी। ऐसा कहा जाता है कि मांचू वंश ने क्या किया कि चीन में जो विद्रोह हो रहे थे उसमें आरोप लगाकर फ्रांसीसी पादरी को फांसी की सज़ा दे दी। इससे फ्रांस के जो सम्राट थे नेपोलियन तृतीय चीन पर 1856 में धावा बोल दिया। यूके के साथ मिलकर, यानी कि ब्रिटेन की सेना और फ्रांस की सेना मिलकर चीन पर धावा बोल दिया। इसके बाद देखेंगे चीन के अंदर एक पीकिंग तक सेना प्रवेश कर चुकी थी और इस वजह से क्या हुआ कि चीन के अंदर पीकिंग तक सेना प्रवेश कर चुकी थी। लेकिन जब वो 1856 में युद्ध समाप्त हुआ तो एक संधि की जाती है। देखते हैं 1860 में एक संधि होती है, पेकिंग समझौता, और इस पेकिंग समझौते के माध्यम से द्वितीय अफीम युद्ध समाप्त हो जाता है। लेकिन इसके बाद ये जो जितने युद्ध हुए थे, इस द्वितीय अफीम युद्ध के दौरान जो इसको समाप्त करना था, इसके लिए एक और संधि की गई थी, तिनसिन की संधि। ठीक है ना, तिनसिन की संधि की गई। तिनसिन की संधि के अंतर्गत पीकिंग में विदेशी राजदूत सम्मान के साथ रह सकेंगे। पहले क्या होता था कि चीन का जो भी राजा था उसके सामने जो भी विदेशी आते सर झुका कर रहते थे, लेकिन पीकिंग में विदेशी यहाँ कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अंग्रेजी नहीं है, फ्रांसीसी भी है। राजदूत सम्मान के साथ रह सकते हैं। जो भी विदेशी होंगे पूरे चीन में जाने को अधिकृत हो गए। 11 नए बंदरगाह और खोल दिए गए। पीछे कैंटन और 4 बंदरगाह खोले गए थे, यहाँ पर नए और 11 बंदरगाह खोल दिए। इससे ब्रिटिश व्यापार चीन में बहुत तेज़ी से वृद्धि किया। विदेशी जहाज चीन में कहीं भी आ सकते थे। यानसिंग नदी के किनारे भी जा सकते थे, यहाँ तक छूट दी गई थी। यानसिंग नदी है कोई। युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में चीन को बहुत ज़्यादा धन देना पड़ा और अफीम का व्यापार को वैध बना दिया गया चीन में। देखिए, इसी अफीम को लेकर युद्ध हुआ था और इसी को वैध बना दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेज़ फाउल नहीं खेलते हैं, और अंग्रेज़ फाउल खेलते हैं तो उस फाउल को ही नियम बना देते हैं, फाउल वो रहता नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो पादरी थे वो चीन में धर्म का प्रचार, ईसाई धर्म के प्रचार के लिए छूट दे दिया गया। किंतु चीन में एक अपना धर्म था कन्फ्यूशियस या बौद्ध धर्म, इसको लेकर वो दुखी रहा करते थे। चीन सरकार इस चीज़ को लेकर आनाकानी करती थी। जो ये तिनसिन की संधि की गई थी युद्ध समाप्त होने के बाद, चीन सरकार इसे आनाकानी करने लगी। इससे क्या होगा, विदेशी शक्ति ग्रीष्मकालीन महल को ध्वस्त कर दिए। लेकिन उसके बाद क्या, 1860 में एक पेकिंग समझौता हुआ और द्वितीय अफीम युद्ध को समाप्त कर दिया गया। और इस समय 1860 तक आते आते जो चीन था यूके का यानी ब्रिटेन का अर्ध उपनिवेश बनकर रह गया था। तो ये रहा अपना प्रथम और द्वितीय अफीम युद्ध। कल हम लोग टाइपिंग और बॉक्सर विद्रोह पढ़ेंगे। उसके बाद चीन की क्रांति जो 1911 और 1949 में होती है उसके संबंध में अध्ययन करेंगे और चीन के क्रांति का क्या प्रभाव हुआ उसको भी समझेंगे। ठीक है, आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।